हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वॉर एक्शन फैंटेसी मूवी को, जिसका नाम है पोम्पी। जब रोम साम्राज्य का कहर पोम्पी शहर पर बरसा तो जुल्म की सारी हदों को पार कर दिया गया। शहर में रहने वाले लोगों के खून से ही उन्हीं की सरजमी को लाल कर दिया। पर तभी एक महान योद्धा इस सरजमी से उठा और उनसे अपने कबीले पर हुए हर एक जुल्म का बदला लेने की कसम खाता है। क्या होगा जब ये जाबाज योद्धा जंग करने के लिए मैदान में उतरेगा? क्या ये रोमन साम्राज्य से अपना बदला ले पाएगा या फिर रोमन साम्राज्य इस आखिरी योद्धा को भी खत्म करके पोम्पी शहर का नामो निशान ही मिटा देंगे? आइए पता करते हैं वीडियो में। मूवी की शुरुआत 2000 साल पहले से होती है। हमें पोम्पी शहर दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ तबाही का मंजर होता है, क्योंकि रोम साम्राज्य के महामंत्री कॉर्वस अपनी सेना के साथ पोम्पी शहर के लोगों को बड़ी बेरहमी से मूली गाजर की तरह काट रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पोम्पी शहर को हटाकर यहाँ एक सड़क बनानी है ताकि इनका काम में कोई रुकावट ना आ सके। इसी बीच हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को बचाकर यहाँ से भाग रही होती है और इस बच्चे का नाम माइलो होता है। पर जल्द ही सिपाही इन्हें पकड़ लेते हैं। माइलो मरने का नाटक करता है और वो अपनी माँ को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है, पर वो मासूम बच्चा बेबस है, वो कुछ नहीं कर पाता और फिर एक एक करके सभी लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। माइलो को मरा हुआ समझकर सिपाही लाशों के ढेर में माइलो को भी डाल देते हैं। अगली सुबह माइलो लाशों के ढेर से उठकर देखता है कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही होती हैं, कोई भी नहीं बचा, पूरा शहर तबाह हो चुका है। निराश होकर माइलो जंगल की ओर जाता है और एक पेड़ के नीचे ही सो जाता है, पर तभी कुछ सिपाही आकर माइलो को पकड़ लेते हैं और उसे अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और इसके 17 साल बाद हम माइलो को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है, जिसे ग्रीकस ने अभी भी गुलाम बना रखा है। ग्रीकस एक ठेकेदार है जो अपने गुलामों में से बेहतरीन योद्धा चुनकर राजा के पास लेकर जाता है और होने वाली प्रतियोगिता में इनकी लड़ाइयाँ कराता है, जो हर साल होती है, जिसे राजा मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। ग्रीकस इन गुलामों की आपस में ही लड़ाई कराता है ताकि इन लोगों में से ये बेहतरीन योद्धा चुन सके, जिसमें माइलो भी शामिल होता है। माइलो का मुकाबला 4 सिपाहियों से कराया जाता है, पर माइलो बहुत तेजी के साथ इन चारों सिपाहियों को मौत की घाट उतार देता है, जिसे देखकर ग्रीकस होने वाली प्रतियोगिता के लिए माइलो को चुनता है। जिसके बाद माइलो को ब्रिटेनिया से पोम्पी शहर ले जाया जाता है। तभी वहाँ से राजा की बेटी राजकुमारी कैसिया रोम से वापस पोम्पी शहर आ रही होती हैं, पर बीच रास्ते में गड्ढा होने की वजह से घोड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे घोड़े को बहुत दर्द होता है, जिसे देखकर माइलो घोड़े की मदद करने को कहता है, पर सिपाही उसे मना कर देते हैं। लेकिन राजकुमारी कैसिया के कहने पर माइलो को घोड़े की मदद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद माइलो राजकुमारी को घोड़े को पकड़ने के लिए कहता है और एक जोरदार झटका घोड़े की गर्दन पर मारता है, जिससे घोड़ा दर्द से आजाद हो जाता है। इसके बाद ये लोग अपनी यात्रा फिर से जारी रखते हैं, पर शहर में पहले से काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि प्रतियोगिता की तैयारियां चल रही होती हैं, जिसकी वजह से राजकुमारी की बग्गी आगे नहीं बढ़ती। राजकुमारी पूरे 1 साल बाद रोम से वापस लौटी हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने राजमहल पहुंचना चाहती हैं। इसीलिए वो बग्गी से उतरकर अपनी दासी के साथ पैदल ही महल की ओर रवाना हो जाती हैं। महल आने के बाद वो अपने माता पिता से मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होती हैं। इसके बाद माइलो को कैद खाने में दिखाया जाता है, जहाँ सभी गुलाम माइलो की बहादुरी को लेकर बात कर रहे होते हैं। सारे कैदी माइलो के पास आकर उससे उसका नाम पूछने लगते हैं और बात करते ही करते ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये सभी लोग मिलकर माइलो को मारने की कोशिश करते हैं, पर माइलो भी किसी से कम नहीं, वो भी एक एक करके इन सभी की धुलाई करने लगता है और एक कैदी को मार भी देता है। तभी वहाँ ग्रीकस आकर इन लोगों को रोक देता है और पहरेदार से कहता है कि इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखो, वरना ये लोग आपस में ही लड़ लड़कर मर जाएंगे, जिसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए माइलो को इन बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है। इधर हम फ्लिक्स को देखते हैं, जो राजकुमारी का अच्छा दोस्त होता है। तभी फ्लिक्स को अजीब एहसास होता है और पानी में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर घोड़ा बेकाबू होकर फ्लिक्स को जमीन पर पटक कर चला जाता है और फिर आसपास की जमीन भी फटने लगती है, पर बेचारा जमीन के अंदर गिर जाता है और बेमौत मारा जाता है। इसके बाद हमें एटिकस को दिखाया जाता है, क्योंकि ग्रीकस प्रतियोगिता से पहले उसकी लड़ाई माइलो से कराना चाहता है, ताकि ये पता लगा सके इन दोनों में से बेहतर योद्धा कौन है। जल्द ही दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी एटिकस को हारता देख उसका साथी माइलो को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर एटिकस माइलो को बचा लेता है। ग्रीकस फौरन इन दोनों की लड़ाई बीच में रोककर इन्हें जेल में डलवा देता है। माइलो एटिकस से पूछता है कि उसने माइलो की जान क्यों बचाई, जिस पर एटिकस कहता है कि एक योद्धा को
अपनी मौत को सामने से गले लगाने का गौरव हासिल होना चाहिए और वो गौरव मैं कल तुम्हें दूंगा, तुम्हारे सीने पे वार करके मैं तुम्हें इस गुलामी की जिंदगी से आजाद कर दूंगा। इसके बाद रोमन साम्राज्य के महामंत्री कॉर्वस राजा से मिलने के लिए आते हैं। राजा पहले से ही जानते हैं कि कॉर्वस के इरादे नेक नहीं है, वो यहाँ जरूर अपने किसी न किसी मकसद के लिए आया है। कैसिया रानी से कहती है कि पिताजी ने रोम के महामंत्री को यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर रानी कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमें बस उनकी कुछ शर्तों को मानना है, जिसके बाद वो हमारे विकास करने में मदद करेंगे। राजा ने राजकुमारी कैसिया को इसीलिए रोम भेजा था ताकि महामंत्री और कैसिया एक दूसरे से शादी कर लें, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आ सकता है। पर कैसिया जल्दी रोम से वापस लौट आई क्योंकि वहाँ के राजा टाइटस बहुत बेरहम राजा होता है, जो अपने फायदे के लिए इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह अपने पैरों तले रौंद रहा होता है। ये वही राजा टाइटस है जिन्होंने पहले पोम्पी शहर को तबाह करा था, जिसकी झलक हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। और महामंत्री राजा टाइटस का वफादार है और टाइटस के कहने पर महामंत्री अपनी जान भी दे सकता है। राजकुमारी किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जो लोगों के लिए अपनी जान दे सके, न कि उनकी जान ले ले। इधर फिलिक्स का घोड़ा भी वापस महल लौट आता है। जब राजकुमारी उसे देखती है तो वो काफी डरा हुआ होता है। इधर जेल में एटिकस और माइलो दोनों बात कर रहे होते हैं। एटिकस बताता है कि कल उसकी आखिरी लड़ाई है, माइलो को मारने के बाद वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, जिस पर माइलो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। इधर राजा कॉर्वस को अपनी नए मैदान की योजना के बारे में बता रहे होते हैं, जिस पर कॉर्वस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बदले में मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। शहर के विकास के लिए राजा कॉर्वस के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और बाहर आकर कैसिया को कॉर्वस के पास भेज देते हैं ताकि कॉर्वस कैसिया से अपनी दिल की बात कह सके। पर कैसिया कॉर्वस से साफ इनकार कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद भूकंप आने की वजह से वीरस फिर से बेकाबू हो जाता है, इसीलिए राजकुमारी माइलो को शांत कराने के लिए कहती है। माइलो वीरस के पास अंदर जाकर उसे शांत करा देता है। जब राजकुमारी अंदर आकर देखती है तो वीरस को माइलो पूरी तरह काबू कर चुका था। राजकुमारी कैसिया को माइलो से बात करने से पता चलता है कि माइलो जिस कबीले से था वो कबीला घोड़ों की रखवाली किया करता था, पर रोमन साम्राज्य ने उनके पूरे कबीले को ही खत्म कर दिया। माइलो कहता है कि तुम लोग बहुत ही बेरहम इंसान हो, जिस पर राजकुमारी कहती है कि मैं पोम्पी शहर की हूँ, मेरा रोम से कोई नाता नहीं है। मेरे पिता को लगता है कि पोम्पी शहर के विकास के लिए रोमन साम्राज्य से समझौता करा जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये सुनकर माइलो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो राजकुमारी को पसंद करने लगा है और माइलो बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी को अपने साथ यहाँ से दूर ले जाने लगता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। पर जल्द ही सिपाही इन लोगों को पकड़कर महामंत्री कॉर्वस के पास ले आते हैं। कॉर्वस माइलो को मारने ही वाला होता है पर राजकुमारी माइलो को बचा लेती है, लेकिन कॉर्वस माइलो की जान तो बख्श देता है, लेकिन उसे सजा के तौर पर फोड़े मारने का हुक्म दे देता है, जिसे देखकर राजकुमारी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एटिकस माइलो के जख्मों पर शराब डाल देता है, जिससे उसे कम दर्द होता है और फिर से इन लोगों को भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, जिसका इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है। अगली सुबह सभी कैदियों को प्रतियोगिता के लिए मैदान में ले जाया जाता है, पर इस बार प्रतियोगिता में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो मुकाबला एटिकस और माइलो के बीच होने वाला था उसे बदलकर माइलो, एटिकस और इनके साथ बाकी और कैदियों को जंजीरों से बांधा जाता है और उनके सामने कुछ हथियारों को रखा जाता है। महामंत्री कॉर्वस इन सभी को मारना चाहते हैं, इसलिए वो इन सभी का मुकाबला अपने जाबाज सिपाहियों से कराना चाहते हैं ताकि मुकाबले के दौरान वो इन लोगों को मार सके। राजा के कहने पर कॉर्वस प्रतियोगिता शुरू कर देता है, जिसके बाद रोमन्स के सिपाही इन योद्धाओं को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो तादाद में इनसे कहीं ज्यादा हैं, और फिर इन लोगों में खूनी जंग शुरू हो जाती है। सिपाही ज्यादा तादाद में होने की वजह से योद्धाओं पर भारी पड़ने लगते हैं, पर माइलो भी इन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है और एक के बाद एक रोमन सिपाहियों की लाशें बिछाता जाता है और एटिकस उस पिलर को तोड़ देता है जिससे ये लोग बंधे होते हैं। पिलर के नीचे गिरने से काफी रोमन सिपाही मारे जाते हैं। माइलो एक रोमन सिपाही को मारकर उसके घोड़े पर बैठ जाता है। एटिकस जंजीर को पीछे कर देता है, जिसकी वजह से माइलो आगे बढ़ता हुआ कई सिपाहियों को अपनी जंजीर के लपेटे में ले लेता है और माइलो आखिरी रोमन सैनिक को मारकर रोमन झंडे को तोड़कर जमीन में फेंक देता है और कॉर्वस की ओर हमला कर देता है, पर मार्कस बीच में आकर उसे बचा लेता है। अपने झंडे की तौहीन देखकर कॉर्वस भड़क जाता है और फौरन अपनी पूरी फौज को मैदान में भेजकर इन दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। माइलो अपनी सियासत में कामयाब हो जाता है। वो इस
इसी मौके की तलाश में था कि पूरे रोमन साम्राज्य को खत्म कर सके, जैसे रोमन्स ने इनके कबीले वालों को खत्म किया था। जल्द ही रोमन सेना चारों तरफ से इन पर तीर बरसाने के लिए तैयार हो जाती है, पर बीच में राजकुमारी आकर इशारा करते हुए हमले को रोक देती है। कॉर्वस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और राजकुमारी को तय खाने में बंद करने को कहता है और फिर मैदान में मार्कस रोमन्स की ओर से माइलो के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। आखिरकार माइलो को वो मौका मिल ही जाता है जिसका इंतजार वो बचपन से कर रहा था, क्योंकि मार्कस ने कॉर्वस के साथ मिलकर उसके कबीले वालों को मारा था, जिसका बदला वो आज सूद समेत वापस ले लेगा। और फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक फिर से भूकंप आ जाता है और इस बार ज्वालामुखी फट जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ टूटने लगता है। जमीन भी कई टुकड़ों में बट जाती है। माइलो भी इतनी आसानी से मार्कस का पीछा नहीं छोड़ता। ये मार्कस को मारते हुए उसे जमीन के अंदर घुसा देता है, पर किसी तरह मार्कस यहाँ से बचकर निकल जाता है। इधर राजा रानी के साथ कॉर्वस भी मलबे के नीचे दब जाते हैं। रानी जैसे ही होश में आती है तो वो राजा से कॉर्वस को मारने के लिए कहती है। जैसे ही राजा कॉर्वस को मारने के लिए जाते हैं तो इसे होश आ जाता है और ये उल्टा राजा को ही मार देता है। ज्वालामुखी के फटने की वजह से सब जगह तबाह हो जाती है। लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी रानी मदद के लिए आवाज लगाती है। माइलो जब उनके पास मदद के लिए जाता है तो वो माइलो से कहती है कि कैसिया को बचा लो, उसे कैद खाने में बंदी बना रखा है। ये सुनकर फौरन माइलो कैसिया के पास मदद करने के लिए पहुँचने की कोशिश करता है। अब ज्वालामुखी से भी आग के गोले बरसने लगते हैं जो पूरे शहर को तहस नहस कर देते हैं। इधर कैसिया के ऊपर भी मलबा गिर जाता है। तभी वहाँ माइलो भी आ जाता है और जैसे ही दासी कैसिया के लिए पानी लेने जाती है तो वहाँ की जमीन भी टूटने लगती है और दासी नीचे गिरकर मारी जाती है। इसके बाद सभी लोग बंदरगाह की ओर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और यहाँ पर रोमन सैनिक सबको मारते हुए बंदरगाह की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी एटिकस देखता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले आग के गोले समुद्र में गिरने से समुद्र में सैलाब आ जाता है जो तेजी से पोम्पी शहर की ओर बढ़ रहा होता है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं। ऊपर से आग के गोले बरस रहे होते हैं और नीचे से पानी तेजी से आ रहा था। सभी जगह भगदड़ मच जाती है, पर शहर के बीचों बीच खड़ी एक ऊंची दीवार पानी को रोक लेती है। कैसिया अपने मरे हुए माता पिता के पास जाती है। इधर एटिकस के साथ माइलो घोड़े लेने के लिए जाता है ताकि ये लोग यहाँ से निकल सकें। इसी दौरान कॉर्वस कैसिया को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ माइलो भी आ जाता है। मार्कस अपने सिपाहियों को रोककर कॉर्वस को कैसिया के साथ यहाँ से भेज देता है और खुद माइलो और एटिकस से लड़ने के लिए रुक जाता है। ये दोनों मिलकर जल्द ही इन सभी सिपाहियों को मार गिराते हैं। एटिकस कहता है कि तुम जाओ, मार्कस को मैं देखता हूँ। माइलो भी जल्दी कैसिया के पीछे जाता है। ज्वालामुखी भी और 2 गुना तेजी से आग के गोले बरसाने लगता है। माइलो भी लगातार कैसिया का पीछा कर रहा होता है और इधर एटिकस मार्कस से लड़ रहा होता है और आखिरकार एटिकस मार्कस को मार गिराता है। कॉर्वस की बग्घी भी दीवार से टकराकर गिर जाती है और फिर ये दोनों भी लड़ने लगते हैं। माइलो भी कॉर्वस की अच्छी खासी धुलाई कर देता है और आखिर में कैसिया कॉर्वस को हथकड़ी लगा देती है और ये दोनों यही इसे मरने के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब आग के गोलों के साथ लावा भी तेजी से शहर की ओर आ रहा है और जल्द ही कॉर्वस इस लावे में जलकर राख बन जाता है। एटिकस भी एक महान योद्धा की तरह मौत को सामने से गले लगा लेता है। इधर माइलो और कैसिया को घोड़ा नीचे गिरा देता है, क्योंकि ये अब सिर्फ किसी एक को ही ले जा सकता है। माइलो कैसिया को आगे बढ़ने को कहता है, पर कैसिया माइलो को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये माइलो से बहुत प्यार करती है और अब इन लोगों का यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है, क्योंकि लावा बहुत तेजी से आगे फैलता जा रहा है और पूरे पोम्पी शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने आखिरी पलों को ये दोनों एक साथ मिलकर मौत को गले लगा लेते हैं और इनकी लव स्टोरी के साथ मूवी का भी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।